का जंबो प्लान, पार्टी का नया फरमान, सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलेगी कमान। कांग्रेस जंबो प्लान से जीतेगी उपचुनाव की जंग। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश कांग्रेस का है। जी हां, 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराकर सत्ता में वापसी करने की तैयारी में है। लिहाजा कांग्रेस अब अपनी जिला इकाइयों का दोबारा गठन कर जंबो इकाई बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से न सिर्फ क्षेत्र के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन इकाइयों में जगह और जिम्मेदारी मिलेगी, इससे पार्टी से नाराज और असंतुष्ट चल रहे नेताओं को भी मनाने में मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत पार्टी ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र से शुरू कर दी है। हमारा संगठन पुनर्गठित हो रहा है तो मिशन 24 भी उसमें समाहित है। मिशन 24 कोई अलग नहीं है। जब हम संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं, उसमें से जो लोग पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनको अलग करने के बाद वे लोग जो पार्टी में हैं और वे लोग जो अभी तक निग्लेक्टेड थे लेकिन लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे थे, वे किसी की नापसंदगी का शिकार थे, तो अब ऐसे लोगों को हम मौका देने का प्रयास करते हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उपचुनाव का रण फतेह करने की तैयारी कर रही कांग्रेस पर बीजेपी निशाना साधते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ऐसा जरूर कह रही है, लेकिन अब उनके पास कार्यकर्ता और नेता बचे ही नहीं हैं, जिन्हें वो पद दे। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब कांग्रेस के लिए उपचुनाव जीतना एक सपने जैसा ही है। ग्वालियर चंबल संभाग के मंत्रियों को सशक्त नहीं होने दिया गया। वहां के कार्यकर्ताओं को ना तो निगम का चेयरमैन बनाया गया और ना ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सत्ता हाथ से खिसक जाने के बाद जंबो कार्यकारिणी के नाम पर अगर कमलनाथ जी सोचते हैं कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोगों को बरगला सकते हैं, तो ये कमलनाथ जी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता भ्रमित होने वाली नहीं। ऐसे में देखना ये है कि इकाइयों को जंबो करने के निर्णय से कांग्रेस कितनी एकजुट हो पाती है और क्या वाकई जंबो इकाई के बहाने मिशन 24 को लेकर बनाया गया कांग्रेस का जंबो प्लान कांग्रेस की सत्ता में वापसी कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण रैकवार के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से कांग्रेस जो है एक जंबो प्लान लेकर आई है, मिशन जो 24 है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 24 विधानसभा सीटों पे और वो सबके लिए बहुत अहम है। कांग्रेस बीजेपी, नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। कौन बीजेपी कंटिन्यू करती है सत्ता में रहने की, कांग्रेस वापसी कर सकती है, ये सब इस पे निर्भर है। सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो इधर कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो। तो कांग्रेस ऐसे में एक जंबो प्लान लेकर आई है। उसका मानना है कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग की जो इकाइयां हैं, उसमें वो जितने वहां पे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सबको अगर एकोमोडेट करती है तो कहीं ना कहीं सबको वो सेटिस्फाई कर लेगी और सब एकजुट से जो है उपचुनाव में जुटेंगे। हालांकि बीजेपी इसको जो है एक मान रही है कि ये भी एक तरह से फ्लॉप मिशन ही है। चलिए, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ गए हैं इंदल सिंह कंसाना जी और मेरे साथ जुड़ गए हैं चौधरी राकेश सिंह भी। तो सबसे पहले चौधरी राकेश सिंह जी, आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस का ये जंबो प्लान तैयार हो रहा है, क्या ये रणनीति क्या कमाल दिखा पाएगी ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाले दिनों में?
कांग्रेस रिचार्ज हुई है और उपचुनाव के लिए बहुत तेजी से ग्रास रूट तक काम करने के लिए मन बना लिया है जी। प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने रिचार्ज किया है और जो नेटवर्क संगठन का था उसको और इन दिनों में पिछले करीब 20 दिनों में मजबूत कर लिया है जी। कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी, मैं समझता हूँ। और ये चुनाव होंगे उसके परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अच्छा, चलिए इंदल सिंह कंसाना जी, आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है ये जो जंबो रणनीति है ये कितना कारगर साबित होगी आने वाले दिनों में? देखिए मैडम, ये कोई जंबो रणनीति नहीं है कांग्रेस की। अब कांग्रेस में क्या बच गया है, वहाँ क्या रह गया है कांग्रेस? कांग्रेस तो बिखर चुकी है वहाँ। वाले चंबल में आदरणीय चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े योग्य अनुभव के, मेरे समझ में नहीं आया ये यहीं रहते तो ठीक रहता। हम तो इनके नेतृत्व में ही काम करते, जाने क्यों भटक गए। हम तो इनकी वजह से इधर आए थे कि चलो भाई हमारे बड़े होशियार नेता हैं और इनके इधर कांग्रेस में जाने से, और इनको इस प्रकार की बात करनी नहीं चाहिए। क्या फजीती कर रही है कांग्रेस इनकी, कहीं कोई विरोध कर रहा तो कहीं कोई विरोध कर रहा है, तो कांग्रेस का वहां कुछ नहीं रहा है। इनकी बात का, आदरणीय चौधरी साहब की बात का इतना ही उत्तर दूंगा कि कांग्रेस तो वहां बिल्कुल डेड बेड पे है, ग्वालियर चंबल डेथ बेड पे है, कह रहे हैं कंसाना जी। और चौधरी राकेश सिंह का मानना है कि कांग्रेस जो है रिचार्ज हो रही है। सुनील जी, आपसे पूछती हूँ, क्या आपका क्या मानना है? देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस का ये प्लान उसी उद्देश्य को लेकर है जिस प्रकार से 2018 के चुनाव के पहले, चाहे हम भोपाल जिले की कार्यकारिणी देखें, जब पीसी शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया था तो लगभग 250 पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे जिला कार्यकारिणी में। हालांकि उस समय मीडिया की सुर्खियां बना था कि प्रदेश कार्यकारिणी से बड़ी जिला कार्यकारिणी है। और क्योंकि जिला कार्यकारिणी में लगभग 40 प्रवक्ता थे, लगभग इतने ही उपाध्यक्ष और महासचिव थे, सचिव थे, तो एक बड़ी सुर्खियां बना था। लेकिन उसके बाद रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में रही, ज्यादातर भोपाल की सीटें कांग्रेस के फेवर में गई। उसके अगर हम 2018 के पहले भी अगर स्थिति देखें तो पूरे प्रदेश में एक फॉर्मूला यहां पर कांग्रेस लाई थी कि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। रामनिवास रावत हैं, जीतू पटवारी हैं, बाला बच्चन हैं, सुरेंद्र सिंह चौधरी थे। ये 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और यही फॉर्मूला जिलों में लाया गया था। जहां पर लोग असंतुष्ट थे जिला कार्यकारिणियों से, उनको जिला कार्यकारिणी में काम करने का मौका दिया गया था, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे में जो सफलता मिली तो कांग्रेस को लग रहा है कि शायद ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं वहां पर इस प्रकार का एक नया प्रयोग करके, क्योंकि जिस प्रकार से अनिल सिंह जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं बचे, अब जितने बचे हैं उनको सहेजना कांग्रेस के लिए चुनौती है। और यही वजह है कि कांग्रेस अब वहां पर एक बड़ा प्लान लेकर आई है। ज्यादा से ज्यादा पद संगठन में रखे जाएंगे, जिला इकाइयों में रखे जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारियां दी जा सकें, पद दिए जा सकें और लोगों को संतुष्ट किया जा सके। जिस प्रकार से, क्योंकि प्रकाश जैन जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अब किसी से भेदभाव नहीं होगा। यानी वो खुद मान रहे हैं कि सिंधिया जी या किसी बड़े नेता के कारण कई लोग असंतुष्ट थे, नाराज थे, जिनको पद नहीं मिल पाए थे। वैसी कोई नाराजगी की वजह नहीं रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा। और कांग्रेस को लग रहा है कि शायद इसका जो परिणाम है वो उपचुनाव पर सकारात्मक आएगा। चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछूंगी, देखिए 2018 में भी यही फॉर्मूला जो है कांग्रेस ने अपनाया था और हम कह सकते हैं कि उससे उसको सफलता मिली। क्या लग रहा है इस बार भी वैसे ही होगा, रिपीट होगा ये वाला जो फॉर्मूला आप लोगों का है? मैं आपकी बात का कुछ जवाब दूंगा, उससे पहले मेरे बहुत सरल जी इंदल सिंह कंसाना जी और मेरे बहुत नजदीक हैं, मैं उनकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करूंगा। उन्होंने जो कहा है मैं सारी बात सम्मान पूर्वक मैंने सुन ली है उनकी। और दूसरी बात आपने बताई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन में मैडम अब ये स्थिति नहीं बची है कि वो इंडिपेंडेंट संगठन वर्क कर ले। अब व्यक्ति अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है और ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें बहुत अफरा तफरी है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, बहुजन के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। तो जो नेता वजनदार है, जिसके साथ लोग हैं, उसका एक वेटेज रहेगा जो जिस पार्टी में भी वो जाएगा। जैसे ऐदल सिंह जी हैं, ऐदल सिंह जी का व्यक्तिगत दबदबा है, उनका बीजेपी को लाभ भी मिलेगा। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे थे,
जो ऐसा वो अब हो सकता है इस कटुता की वजह से कांग्रेस। चलिए अंदल सिंह जी, आप सुन रहे थे चौधरी राकेश सिंह जो कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? देखिए यही वाला फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया था विधानसभा के समय 2018 में और उसको काफी सफलता मिली थी। नहीं, आदरणीय राकेश सिंह जी की बात को मैं भी नहीं बिल्कुल काट रहा, लेकिन ये बात जरूर है, इतनी जरूर मैं कहूंगा कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जो 16 सीटें हैं, 16 में से 16 कांग्रेस जीते, और कांग्रेस जीतने की ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस का ना कार्यकर्ता पैदा नहीं है, टिकट मांगने वाले पैदा नहीं है, और टिकट मांगने वाले जो एक आध दो नेता आदरणीय राकेश सिंह जी जैसे हैं उनको टिकट नहीं दे रहे, उनके पीछे ही पड़ गए कि नहीं इनको तो भगाओ हटाओ। तो कांग्रेस कहाँ से जीत जाएगी? कांग्रेस का तो टिकट मांगने वाले नहीं है, एक आध जगह कोई रह गए अच्छे से लोग। कांग्रेस के पास जो है, आपका कहना है कि उम्मीदवार ही नहीं है, आप इससे सहमत हैं? वाकिफ आप क्या कहेंगे चौधरी राकेश सिंह जी? लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। सुनील जी आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से बार बार कंसाना जी ये कह रहे हैं, और ये चीज हम लोग भी कई दिनों से सुन रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से जो सारे जो विधायक हैं, जो सिंधिया समर्थक, वो कूच के उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं उम्मीदवारों की, उम्मीदवार ढूंढने की कांग्रेस को। देखिए मुक्ता जी, ये तो सिर्फ एक परसेप्शन बनाने के लिए स्टेटमेंट है जिस प्रकार से अनिल सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है जिन संगठनों का या जिन राजनीतिक दलों का मध्य प्रदेश में अस्तित्व ही नहीं है वो कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं। जब उनको कैंडिडेट मिल जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय लड़ जाते हैं, तो कांग्रेस तो हालांकि देश का पुराना एक दल है, इसके लिए तो आसानी से मिले, क्योंकि बीएसपी, समाजवादी या फिर जिस प्रकार से कमलनाथ जी और कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है कि बीजेपी से जो असंतुष्ट नेता हैं, जिस प्रकार से अनिल सिंह कंसाना जी की बात की जाए या फिर दूसरे जो सिंधिया समर्थक हैं, जो इनसे नाराज रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे भाजपा के लोग, वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर संभावनाएं किसी भी प्रकार से, ये संभावनाओं को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है। और कैंडिडेट की बात है तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है। चलिए इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे बहुत छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे परसेप्शन की, किस तरह से एक परसेप्शन बनाया जाता है चुनाव से पहले, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उससे जो है वोट जो होता है वो वोटिंग परसेंटेज इफेक्ट होता है। कंसाना जी आपसे पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें, चलिए दिल्ली की बात अगर हम देखें तो वहां भी तो आम आदमी पार्टी कितने बहुमत से वो जीती थी, उसके पास तो कोई ऐसा बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे कोई बड़े उम्मीदवार नहीं थे। तो क्या कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं परसेप्शन बना रही है इस तरह का? कंसाना जी चलिए, चौधरी राकेश सिंह जी आपसे पूछूंगी। बिल्कुल, बीजेपी एक्चुअली इसको मजमा लगाती है चुनाव के पहले जी, मानसिक तौर से मतदाता को अपने बस में करने का, भौगोलिक रूप से उसको विस्मित करने का कि कौन सा क्षेत्र है, क्या है। उनके जो प्लान रहते हैं वो कंसल्टेशन करते हैं चुनावों के ऊपर, और चुनाव होने के बाद तमाम घोषणाएं करते हैं। चुनाव होने के बाद जैसे ही वापस होते हैं वैसे ही उस क्षेत्र को भूल जाते हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ कई जगह 200, 300 करोड़ रुपए के काम मंजूर कर दिए। जैसे चंबल एक्सप्रेस वे था, पहले काम मंजूर कर दिया था, फिर बीच में
उसको कट कर दिया, मुरैना के मेन रोड तक रखा, भिंड और मुरैना का हिस्सा हटा दिया। अब फिर से ये सुन रहे हैं कि पुनः डीपीआर बन रही है, फिर भी गुमराह कर रहे हैं मतदाता को। उसके साथ में नर्मदा एक्सप्रेस वे बनना था, उसका काम नहीं बता रहे, लेकिन चुनाव आ गया तो चंबल एक्सप्रेस वे याद आ रहा है। जी। और हकीकत ये है कि ये सिर्फ प्रोजेक्शन करते हैं, इनको धरातल पे काम नहीं करना है। ये आएंगे, पूरा मजमा लगाएंगे और कहेंगे मैंने चंबल एक्सप्रेस वे कर दिया, अब ये प्रोग्रेस हो जाएगी, चंबल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अरे चंबल में बेरोजगारी खत्म होने की बात आपने की थी, आप कोहत में आए थे, पहाड़ पे आपने आके शिवराज सिंह जी ने ये कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरा बनेगा जी। वो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था चंबल पे डैम बनेगा, बरई पे, वो कुछ नहीं हुआ। आपकी कही हुई सारी बातें इनकी चुनाव तक सीमित रहती हैं, चुनाव तक और सीमित रहती है। चलिए, लाखन सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। लाखन सिंह जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कांग्रेस जो है एक जंबो प्लान लेके आ रही है, जो ये 2018 में भी था, उससे जो है कहीं ना कहीं जो असंतुष्टों को सेटिस्फाई किया गया था और उससे जो है कांग्रेस को सफलता मिली। साथ में ये भी बात आ रही है कि बीजेपी एक परसेप्शन बनाती है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी ये किसका वक्तव्य चल रहा था? चौधरी राकेश सिंह जी। चौधरी राकेश सिंह जी। चौधरी राकेश सिंह जी बोल रहे थे। जी लाखन सिंह जी। हेलो जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस समय ये 24 सीटों पे जो उपचुनाव है जी। इस उपचुनाव को लेके उनका जो मोटो है, उनका जो एम है, उनका जो एजेंडा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन 24 सीटों पे, जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई है तब से वो 24 सीटों पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं। बाकी समूचा मध्य प्रदेश उनकी तरफ से भाड़ में जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ये चुनाव इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव इस ग्वालियर चंबल संभाग के मतदाता का है, जिस मतदाता का इन 22 लोगों ने जो मतदाताओं के साथ जो खिलवाड़ किया, मतदाताओं को जाके बेंगलोर में सौदा किया, उनको बेचा, उनकी मंडी लगाई है, उनका ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आने वाले निर्वाचन की जब भी डेट आएगी, ये पूरे ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश का मतदाता पूरी तरह रेडी है कि ये कब ये मतदाताओं के बीच में वोट मांगने जाए। एक एक पैसे का कैलकुलेट करके उन्होंने मोबाइल से कैलकुलेट करके एक एक पैसे का हिसाब किताब बना के तैयार रखा है। और कई जगह तो मतदाताओं ने, चंबल के मतदाताओं ने एग्जाम्पल भी देना शुरू किए, उनसे वोट पैसे का पूरा हिसाब किताब मांगना शुरू किया है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी जो हालात है मध्य प्रदेश का, उसमें कहीं से भी हमारे पास चेहरा, आज तो ये हालात है मुक्ता जी कि जो है इस समय हमारा यदि पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ जाए, कांग्रेस के बैनर पे चुनाव लड़ेगा, तो वो इनके प्रत्याशी के लिए कई गुना भारी पड़ेगा। चलिए कंसाना जी, आपसे पूछूंगी, अभी जो है जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह भी बात कर रहे थे, लाखन सिंह यादव जी भी थे, इनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाती है। आप लोग परसेप्शन बनाते हो, चुनाव से पहले घोषणाएं करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, अभी मैं पूरी बात सुन रहा था लाखन सिंह जी, मेरा छोटा भाई है, इन्हें कहा कि हमारा बूथ का एक कार्यकर्ता लड़ेगा, वो भी इनके ऊपर भारी पड़ेगा। इन्हें पूछो, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता बूथ का भारी पड़ेगा तो ये सर्वे क्यों करा रहे हैं? टिकट दे रहे ना, अभी तक टिकट तो नहीं फाइनल कर पा रहे। टिकट दे बूथ के कार्यकर्ता को, इनको पता लग जाएगा कि बूथ का कार्यकर्ता जीतेगा कि जमीन का कार्यकर्ता जीतेगा। कि इस प्रकार की जो मुगालते हैं, ये मुगालते में ना आए, और इनका आता पता नहीं है कहीं। 16 सीटों पर ग्वालियर चंबल की तो मुझे पूरी तरह से जानकारी है, वैसे मैं 24 सीट के बारे में कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि 24 की 24 सीटों पर चुनाव होंगे और हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलिए, क्या लाखन सिंह जी आप कहना चाहेंगे, कंसाना जी की बातों पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, मुझे जानकारी नहीं थी, डिबेट में कंसाना जी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा मैं छोटा भाई हूँ, निश्चित तौर पर
छोटा भाइयों, लेकिन जब ये बेंगलोर गए थे ना, कंसाना जी सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को मेरे बड़े भाई? आपसे मेरी आज पहली बार बात हो रही है। बेंगलोर जब अपन गए थे तब से आपकी आवाज मुझे सुनने को मिली। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब रहा सवाल चुनाव का, कंसाना जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन इतना जरूर तय, एक तो आप जो है बेंगलोर गए हो, तब से सुमावली क्षेत्र की जनता को आप भगवान भरोसे छोड़ के चले गए हो, लौट के कभी गए नहीं आप। इस कोरोना की महामारी में जनता की क्या दुर्दशा हुई मेरे बड़े भैया, आपने देखा भी नहीं लौट के। पता नहीं आप कहाँ खो गए, भोपाल में इतने व्यस्त हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो रहा है, अगर हो जाए तो, वैसे मुझे तो शंका है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो मंत्री बन के सीधे क्षेत्र में जाओ। जनता इस हालात में है, ये आपको देखना है। अब रहा सवाल चुनाव का, तो ये तो रिजल्ट तय करेंगे। और इस क्षेत्र की, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो स्वाभिमानी जनता है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको बेंगलोर में जाके मंडी की तरह हाट लगा के बेचा गया है, वो जनता तय करेगी कि आने वाले चुनाव में कौन चुनाव जीत के मध्य प्रदेश की विधानसभा में जा पाता है। कंसाना तो जी, आप क्या कहेंगे? आप लाखन सिंह का कहना है कि आप अपने क्षेत्र में नहीं गए, कोरोना के समय भी नहीं गए, लॉकडाउन के समय भी नहीं गए। लाखन सिंह जी सही कह रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र में कोरोना के समय से नहीं गया हूँ। वहाँ बराबर मेरा भतीजा, मेरे लड़के और मेरा पूरा परिवार, मेरी मित्र मंडली, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। और लाखन सिंह जी को मेरे ख्याल से वहाँ किसी ने फीडबैक दिया है, वो गलत दिया है। मैं यहाँ चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कोने कोने में जाके देख ले कि कोरोना के टाइम मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी आदमी भूखा नहीं सोया। जब से कोरोना की ये लॉकडाउन हुआ है तब से बराबर मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग, मैं टेलीफोन से मैं संपर्क में हूँ। और मैंने लाखन सिंह जी को बता दिया था पहले ही कि लाखन सिंह जी, ये मेरा अपमान नहीं है, मुरैना जिले की जनता का अपमान है और इस अपमान का बदला मैं लूंगा। इनको मैंने पहले ही बता दिया था और बराबर मैं बताता रहता था। लेकिन ये क्या है, मेरा छोटा भाई है, इससे मैं ये मजाक में डाल देता था, अरे यार तुम तो वैसे ही करते रहते हो। इनने मेरी बात का कोई गंभीरता से नहीं ली। मैं वैसे इन्हीं के हिस्से में रखा था कमलनाथ जी ने, और मेरी देखरेख की जिम्मेदारी भी लाखन सिंह की थी। लेकिन इनने मेरी देखरेख की जिम्मेदारी नहीं ली, मेरे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा, मेरे स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा। मुरैना जिले की जनता का अपमान का बदला मैंने लिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने छोटे भाई के कि आज तक मैं इतने वोट से कभी नहीं जीता, उतने वोट से समावली से मैं जीतूंगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। लाखन सिंह जी, आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि मुरैना का अपमान हुआ। देखिए मुक्ता जी, मेरे बड़े भैया को गलत फहमियों में जी रहे हैं वो, उन्हें शायद जानकारी नहीं है। आपने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता इस महामारी में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। इस धरती पर जो पैदा हुआ है, जिसको भगवान ने चोंच दी है, वो भूखा कोई नहीं रहता है। और फिर इस महामारी में तो हर व्यक्ति ने डोनेट किया, लोगों ने हर तरह का जिस तरह का सहयोग बना वो किया। लेकिन भाई मेरे बड़े भैया, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने एक बात कही अभी कि मैं अभी तक ये 4 चुनाव जीते हैं आप, और 4 चुनाव में अभी तक मैं जितने वोटों से अधिक वोटों से नहीं जीता, उतने अधिक वोटों से इस उपचुनाव में मैं जीतने जा रहा हूँ। तो बड़े भैया मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमारे मुक्ता जी के माध्यम से कि आप गलत फहमी में जी रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ अभी भी निकल जाओ, मंत्रिमंडल तो हो गया, जो कुछ होना है तो निकल जाओ, क्षेत्र के लोगों से जाके मिलो। वो भूल रहे हैं कंसाना जी को, उनको लग रहा है कहीं बेंगलोर में ही तो नहीं हो आप। तो मेरे बड़े भैया कल सीधे शपथ लेके क्षेत्र में जाओ और वहाँ कुछ हो जाएगा। नहीं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि आप लंबी लीड से जीत रहे हैं। चलिए, चौधरी राकेश सिंह जी भी हैं, क्या कहेंगे चौधरी राकेश सिंह? एक लाइन में प्रतिक्रिया की जनता जो है इन लोगों से नाराज है, जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए हैं। ये तो सर्वविदित है कि जनता ने चुना था 5 वर्ष के लिए, और मैं फिर एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ जी। एक होता है एक्सीडेंटल, दुर्घटना हो जाए कोई, और वो दुर्घटना के तहत जो विधायक जिनका जीवन लीला समाप्त हुई, वहाँ चुनाव हो रहा है।
तो वो नैसर्गिक दुर्घटना है। और एक है सदोष अपराध, जानबूझ के अपराध करना। तो ये जो अन्य जो 22 लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के अपराध किया है लोकतंत्र में, जानबूझ के इस्तीफे दिए हैं और ये चुनाव सौंपे गए हैं। तो इसका परिणाम मतदाता देगा और मैं समझता मतदाता हूं इनको परिणाम देगा। अंदल सिंह कंसाना जी आपका, लाखन सिंह यादव जी आपका, चौधरी राकेश सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद शार्प एट 7 में जुड़ने का। देखिए, ये जिस तरह से जो है 24 उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, प्रतिष्ठा का सवाल है। और जिस तरह से कांग्रेस है वो अपनी रणनीति में वो तरह तरह की रणनीति बना रही है ताकि उसको कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये पहले भी उनकी झोली में थे और अभी भी अगर वो मेहनत कर लेंगे, सही रणनीति बना लेंगे तो वो सफलता पा लेंगे। हालांकि बीजेपी इसको जो है उसका मानना है कि कांग्रेस जो है कांग्रेस के पास टोटा है, उसके पास ना कार्यकर्ता है ना उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि इस रणनीति से वो कांग्रेस की इकाई जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसको रिचार्ज कर लेगी। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?